आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप अगर पहली बार तो आप पता नहीं लगा पाए, इसका मतलब आपका फेल्योर है। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम ये है कि मान लीजिए आप जैसे एक छोटी यूनिट को ले लीजिए, अगर एसओ है जैसे एक यूनिट हमारे यहाँ स्टेशन ऑफिसर, अगर वो अपने इलाके में बदमाश का पता नहीं लगा पाया तो इसका मतलब वो निकम्मा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एसपी अगर नहीं पता लगा पा रहा तो वो निकम्मा। और अगर आप देश चलाने वाले लोग, होम मिनिस्ट्री चलाने वाले लोग, अगर देश दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए लोगों के बारे में भी जानकारी नहीं कर पा रहे तो वो मैं समझता हूँ वो सरकार को चलाने का उनको नैतिक अधिकार नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज़ में। जैसा कि आज फिर हम पहुँचे हैं, गाज़ियाबाद में मौजूद हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिचय आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कुंवर अय्यूब अली, जो एक पेशे से एडवोकेट भी हैं और एक जाने माने नेता भी हैं। जी हाँ, आज उनसे हम बात करेंगे किसान बिलों को लेकर, किसानों के जो ये आंदोलन चल रहा है इसके लिए हम इनसे बात करने के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे शो। शुक्रिया शुक्रिया। वकील साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार 80 से ज़्यादा जिन दिन हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को, दिल्ली के हर बॉर्डर पर जो लगातार ये जो आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार 11 से 12 वार्तालाप कर चुकी है, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं निकला है। बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे जानने हैं कि आखिर सरकार पीछे हटने का नाम क्यों नहीं ले रही है और किसान लगातार अपनी आवाज़ों को बढ़ते ही जा रहे हैं, पीछे हटने का वो भी नाम नहीं ले रहे हैं। तो आखिर क्या रीज़न है, ये जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, मेरा कहना यह है कि देखिए किसान जो है वो उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जी। और इस देश में मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक आदमी बताइए जो 100 बीघे का किसान हो और उसकी 1000 बीघे की जमीन हो गई हो, पूरे देश में बता रहा हूँ। और मैं ऐसे हजारों लाखों व्यापारी बता सकता हूँ जो व्यापारी हजारों में व्यापार करते थे, आज वो अरबपति करोड़पति है। तो ये जो बेसिक फर्क आया है इस देश में, जो किसान की जो हालत हुई है उसके लिए सभी जिम्मेवार हैं। और किसानों की जो हालत सुधारने के लिए जो ये बिल लाए गए हैं, ये किसानों की हालत सुधारने के लिए नहीं लाए गए हैं। लॉकडाउन में ये लगा व्यापारियों को कि अकेला ये धंधा बचा है। जब सारे धंधे चौपट हो गए तो इतना बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ का आबादी का हमारा देश है, किसानों की इतनी बड़ी संपत्ति है, इतना बड़ा कारोबार है, तो उसको हथियाने के लिए लोगों ने बाकायदे एक प्री प्लान करके ये काले कानून बनवाए हैं। और जिस तरह से सरकार चल रही है, सब लोग जानते हैं कि ये 2 लोगों की सरकार है, 2 गुजराती। और गुजरात का हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो पहले व्यापारी है, वो व्यापार की दृष्टि से देखता है। और मोदी जी ने तो खुलेआम कहा कि मैं व्यापारी हूँ। तो जिन लोगों ने, किसान भाइयों ने, हमारों ने वोट दिया, वो एक्सीडेंटल वोट था, वो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट नहीं है। वकील साहब, आपसे ये भी जानना होगा कि जैसे लगातार बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, जो धरती चीर कर जो है अनाज उगाते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही है कि बीजेपी के एमएलएज और एमपीज और कार्यकर्ता और कुछ संगठन के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं ये लोग आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं। क्या इस तरह की बातें करना किसानों के लिए उचित है, ये जानना है आपसे। देखिए, अब चूंकि जमाना बदल गया है, एक जमाना होता था जब एमएलए बनते थे तो वो चुप रहा करते थे, तो ये कहा जाता था कि एमएलए जो बोलेगा वो कानून बन जाएगा। अब जो जमाना बदल गया है, अब ये जमाना आ गया कि जितना बोलोगे उतना ही पैसा आएगा। इसलिए बदतमीजी और जबान की गंदी बातें करना, मैं तो इनको एमएलए मानता नहीं। जो दूसरे समाज को गाली देता है, जो दूसरे को अपना काम नहीं कर पाता, जब अधिकारियों पर जिसकी पकड़ नहीं होती तो वो फिर धर्म की आड़ लेता है, वो गाली गलौज की आड़ लेता है। तो जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं, चाहे वो किसी भी हों, चाहे वो हमारे समाज के हो, चाहे वो किसी दूसरे समाज के हो, ऐसे एमएलए को मैं एमएलए नहीं कहना चाहता। उसको चर्चा करना भी अपनी गंदी जबान पे लाना गलत है। मैं ये जो बॉर्डर्स पे लोग बैठे हैं, ये वाकई में जो है, क्या ये आतंकवादी खालिस्तानी उग्रवादी हैं? नहीं, अगर खालिस्तानी उग्रवादी है तो केंद्र सरकार को जमुना में डूब के मर जाना चाहिए। यही पूछना।
आप समझिए, अगर आप दिल्ली के चारों तरफ खालिस्तानी उग्रवादी बैठे हैं, एनआईए उनके पास है, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पास है, अगर आप अगर पता नहीं लगा पा रहे आप, तो काहे की सरकार चला रहे हो? तो आपको डूब के मर जाना चाहिए सरकार चलाने वाले लोगों को। और शर्म आनी चाहिए। और भी आती है कि जब बॉर्डर्स पर आतंकवादी खालिस्तानी उग्रवादी बैठे हुए हैं, तो आप उनसे संशोधन और उनसे वार्तालाप क्यों कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप अगर पहली बार तो आप पता नहीं लगा पाए, इसका मतलब आपका फेल्योर है। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम ये है कि मान लीजिए आप जैसे एक छोटी यूनिट को ले लीजिए, अगर एसओ है जैसे एक यूनिट हमारे यहाँ स्टेशन ऑफिसर, अगर वो अपने इलाके में बदमाश का पता नहीं लगा पाया तो इसका मतलब वो निकम्मा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एसपी अगर नहीं पता लगा पा रहा तो वो निकम्मा। और अगर आप देश चलाने वाले लोग, होम मिनिस्ट्री चलाने वाले लोग, अगर देश दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए लोगों के बारे में भी जानकारी नहीं कर पा रहे, तो वो मैं समझता हूँ वो सरकार को चलाने का उनको नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि आप उनसे बात क्यों कर रहे हो, तो अगर आप आतंकवादियों से बात कर रहे हो, खालिस्तानियों से बात कर रहे हो, तो ये भी शर्म की बात है जी। अगर तो ये तो जवाब तो सरकार के लोगों को ही देना है, हम लोग क्या देंगे? यहाँ अभी एक सवाल और पैदा हो जाता है, जैसे कल 14 फरवरी थी और इसी दिन को जो है काला दिवस के रूप में भी माना जा रहा है, क्योंकि इस तारीख को 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले को लेकर के। लेकिन इसी के बीच जो है एक चैट खुल जाती है अर्नब गोस्वामी की, जो एक जाना माना चेहरा है, तो वो जब चैट लीक हो जाती है, उसमें सारी चीज़ें खुलकर आ जाती हैं, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये भी जानना है। देखिए, मेरा कहना यह है कि पुलवामा जो अटैक हुआ और जिसमें हमारे 40 बच्चे शहीद हो गए, उससे बड़ी कोई घटना हो नहीं सकती है। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि आज तक सरकार ये पता नहीं लगा पाई कि ये आरडीएक्स कहाँ से आया, कौन लोग थे। नोट ए सिंगल उस पर कोई भी देश को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि पुलवामा हमले में कौन कौन साजिश करता थे, कौन लोगों ने ये प्लान किया, किसकी वजह से ये हुआ। तो ये देश ये भी जानना चाहता है कि पुलवामा हमला के बारे में सही जानकारी सरकार को बतानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं बता पा रहे हैं, जिस तरह की चैट के आपने जिक्र किया, तो चैट का जो मसला है वो देखिए, चूंकि ये ऐसा सेंसिटिव इशू है कि इसके बारे में ज़्यादा बातें करना मैं समझता हूँ उचित नहीं मानता, क्योंकि ये ऐसा इशू है कि अगर आप इसको जब बारीकी से लेके जाओगे तो इसके बहुत रिपरकशन है। जो सरदार पकड़ा गया देविंदर डीएसपी, उसकी बेल सरकार ने कराई जी। कानून ये है कि 90 डेज में अगर पुलिस चार्जशीट नहीं दाखिल करेगी, तो वकील साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, तो उसको 91 डेज में अगले दिन मजिस्ट्रेट को जमानत देनी ही पड़ेगी जी। तो वो जो सरदार देविंदर सिंह डीएसपी पकड़ा गया, उसको बेल सरकार ने कराई जी। चैट अर्नब गोस्वामी की वो अपने आप में क्लियर है। और सरकार बनवाने के लिए और सरकार बनाने के लिए और सरकार चलाने के लिए इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि लोगों ने खून की बलि दी है, उन्हें लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। और मोदी जी का तो इतिहास लाशों के ऊपर ही सरकार बनी है जी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस पे पुलवामा वाले मसले पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बताना चाहिए देश को। और देश से अगर आप पता नहीं लगा पा रहे 40 शहीदों के हत्या का, तो आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर चलते हैं, आपसे पूछते हैं कि जैसे अब लगातार आंदोलन चल रहा है, तो इसी के बीच आप एशियन न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक पेशे से वकील भी हैं, आप अच्छी जानकारी रखते हैं, कि क्या निर्णय निकलना चाहिए सरकार और किसान के बीच का इन 3 कृषि कानूनों को बिल को लेकर? देखिए, ये मेरा आपके माध्यम से चैनल के से ये कहना है कि सरकार को इसमें अपनी जिद छोड़ करके तुरंत काले कानून वापस ले लेने चाहिए। और जो किसानों को परेशानी हुई, जो देश के लोगों को परेशानी हुई, जो हमारे किसान भाई शहीद हो गए, उन पर माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये कानून किसी से बिना राय मशवरे के बने
सबको पता है, देश को पता है कि लॉकडाउन चल रहा था, उससे पहले ऑर्डिनेंस आया, किसी किसान संगठनों से बात नहीं की, किसी किसान एक्सपर्ट से बात नहीं की, और इन्होंने आनन फानन में व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून को बना दिया। तो इनका ये कहना कि साहब वापिस नहीं हो सकते, अभी पार्लियामेंट में था कि साहब हमने 200 कानून खत्म कर दिए। कानून बनते रहते, बिगड़ते रहते, और जो देश की जनता है उससे बड़ा कानून थोड़ा ही है। अगर आप किसानों के लिए कानून बना रहे हो और किसान ने उसको नहीं, यहाँ एक बात और निकल के आती है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो उस दौरान जो है, जब बैठक मीटिंग होती है तो उस दौरान एक एक्सपर्ट्स बिठाए जाते हैं। जैसे एजुकेशन के ऊपर कानून बनाते हैं तो कोई यूनिवर्सिटी का या कोई बड़ा जो है एजुकेटेड पर्सन बिठाया जाता है, प्रोफेसर बिठाए जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे अगर बात करें किसानों को लेकर, तो किसानों को लेकर कोई नेता, बड़ा नेता या कोई एक्सपर्ट्स बिठाना चाहिए था इन्हें। तो ऐसे मतलब क्यों कर रहे हैं ये? देखिए, मैं 2 बात बताना चाहता हूँ आपको जी। एक बात तो ये है कि जब जैसे हम लोग तो वकील आदमी हैं, अदालत में कोई मुकदमा जब जाता है और हम कहते हैं साहब इसमें स्टे कर दो, तो स्टे उन केसेज में होता है जहां पर 90% ये उम्मीद होती है कि केस दावा करने वाला आदमी जीतेगा, बिल्कुल, तब उसको। अब इन्होंने कहा कि हम 1.5 साल स्टे कर देंगे, इसका मतलब सरकार ये मानती है कि ये कानून गलत है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि साहब हम इसमें 18 अमेंडमेंट कर देंगे, 16 अमेंडमेंट कब होता है? जब कोई चीज गलत हो जाती है। हम लोग जैसे दावा करते हैं रोज, तो हम कहते हैं कि साहब इसमें दावे में ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, साहब ये गलत लिखा गया, ये आंकड़े गलत छप गए, तो अदालत हमको परमिट करती है कि आप साहब ठीक है इसमें अमेंडमेंट कर दो। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो इस बात को साबित करती है कि सरकार बैकफुट पर है, और सरकार चूंकि उनके गले में हड्डी ऐसी फंस गई है, तो करे तो मरे, ना करे तो मरे। उधर तो आका मारेंगे अडानी और अंबानी, अगर कानून वापस लिए तो अडानी अंबानी मारेंगे, जो वो पैसा देते, जो हवाई जहाज देते, जो फंडिंग। ये लगता है कि सरकार दोनों तरफ से फंस चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से मरेगी ये किसान का ये कानून जो है, ये इस काम को चाहे हटे या ना हटे, पर मोदी को हटना पड़ेगा दोनों तरीके से। जी, जैसे कि आपने देखा और वकील साहब ने एक बात कही है कि कानून हटे ना हटे, लेकिन मोदी जी को जरूर यहाँ से हटना होगा, क्योंकि ये सरकार बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब सब आपको मिल चुके हैं आज की रिपोर्ट में। फिलहाल इतना ही। मैं अफसर अली, कैमरामैन प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।